So very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel once again. So आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है एसिड बेस कैटालिसिस और चैप्टर का नाम है कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस। ठीक, जिसमें हम ऑलरेडी होमोजेनियस हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट के बारे में बेसिक डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, उनकी थ्योरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, देन एंजाइम कैटालिसिस पढ़ चुके हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर्स। ठीक है, तो एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में एंजाइम कैटालिसिस में डिफरेंस पढ़ चुके हैं। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो जिसका नाम है एसिड बेस कैटालिसिस। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एसिड बेस कैटालिसिस क्या होते हैं, इनकी मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एसिड बेस कैटालिसिस। तो आप कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए नोट्स करने के लिए, टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, नाउ देखिए एसिड बेस कैटालिसिस, नाम को देखिए, कैटालिसिस मतलब किसी रिएक्शन के रेट को चेंज करना, अल्टर करना। ठीक, अब इसमें दो नाम आया, एसिड और बेस। तो पहला लाइन क्या लिखेंगे, एसिड बेस कैटालिसिस इज ए टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। कैटालिसिस हमने दो तरह का पढ़ा था, तो यहाँ में क्या लिखा आपको, हेट्रोजीनियस लिखा है। तो हेट्रोजीनियस का मतलब जिसमें क्या होता है, व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेजेस। ठीक, सो एसिड बेस कैटालिसिस इज ए टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एक टाइप है, in which the catalyst is an acid or base। ठीक, तो यहाँ में कैटलिस्ट कौन होगा, या तो एसिड होगा या तो बेस होगा। एंजाइम कैटालिसिस में क्या था, कैटलिस्ट क्या था, एंजाइम्स थे। ठीक, इन ऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो पढ़ा था उसमें क्या थे, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मेटल्स या उनके कंपाउंड थे। क्लियर? नाउ इन दिस टाइप ऑफ कैटालिसिस द रिएक्शन इज एक्सेलरेटेड बाय presence of an acid or base, and the acid or base itself is not consumed in the reaction। तो आप थोड़े को अपने को फ्लैशबैक में लेके जाइए। तो कैटालिसिस हमने क्या पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि कैटलिस्ट का काम होता है किसी रिएक्शन के रेट को चेंज करना, टू अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, खुद कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। हमने इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी भी पढ़ी थी, एडजॉर्प्शन थ्योरी भी पढ़ी थी। ठीक है, तो कैटलिस्ट हमको वापस क्या होता है, फिर से रीजनरेटेड। तो वही चीज यहाँ भी है। तो इस एसिड बेस कैटालिसिस का मतलब हो गया सिंपली ए टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। ठीक, इसमें कैटलिस्ट क्या होते हैं, एसिड और बेस होते हैं। रिएक्शन इज एक्सेलरेटेड बाय द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सेलरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। एसिड और बेस जो होते हैं इस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, बट लास्ट में हमको फिर मिल जाते हैं। The general acid catalysis involve cases where all acids act as catalyst। अब इसको आप दो पार्ट में तोड़ दिए। एसिड कैटालिसिस का मतलब हो गया कि जब कैटलिस्ट क्या होगा, एसिड होगा, और बेस कैटालिसिस का मतलब क्या हो गया, जब कैटलिस्ट बेस होगा। ठीक, तो एसिड बेस का मतलब जहां में या आइदर एसिड और बेस, और एसिड कैटालिसिस का मतलब सिर्फ एसिड आएंगे। बेस कैटालिसिस का मतलब कैटेलाइज्ड बाय बेस। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा है, a general acid catalysis involves cases where all acids act as catalyst, while general base catalysis कहेंगे, ये हमें क्या बता रहा है, refers to processes catalyzed by bases of all kinds। क्लियर? चलिए एग्जांपल की बात करें, देखिए हाइड्रोसिस ऑफ एन एस्टर की हाइड्रोसिस कराते हैं तो जनरली हम क्या मिलता है, एसिड और अल्कोहल। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, नोडल, बट ये रिएक्शन क्या होता है, इज कैटलाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। जनरली हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं विद प्रेजेंस ऑफ एसिड। उसी तरह इन्वर्जन ऑफ शुगर, जब बेस यहाँ हम लेते थे इसका नाम था सोपानिफिकेशन। ठीक है, एसिड लेंगे तो जनरली हम बोलते हैं इसका हाइड्रोसिस ऑफ एस्टर। जब इन्वर्जन ऑफ शुगर लेंगे तो शुगर मतलब चीनी जो खाते हैं, सुक्रोज, केन शुगर, इन्वर्जन, तो यहाँ में क्या होता है, H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ AC। जब आप यहाँ पे इनवर्टेज एंजाइम डाल देंगे तब हम इसको बोलेंगे एंजाइम कैटालिसिस। ठीक, सिमिलरली डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोएमीन्स, तो नाइट्रोएमीन्स का डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। OH माइनस का मतलब हो गया बेस, क्योंकि बेस वे होते हैं जो हमें OH आयन देते हैं इन जनरल। ठीक, इसलिए ये रिएक्शन क्या हो गया, कैटालाइज्ड बाय बेस, या इन द प्रेजेंस ऑफ बेस द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज एक्सेलरेटेड। क्लियर? तो एसिड बेस कैटालिसिस पर क्या डेफिनेशन टाइप में एक आप कोई एग्जांपल आप लिख दीजिए। ठीक, चलिए
नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड बेस कैटालिसिस, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इनको पढ़ रहे हैं। एसिड बेस कैटालिसिस प्ले ए वाइटल रोल इन मेनी नेचुरल बायोकेमिकल प्रोसेसेस। तो बहुत सारे ऐसे नेचुरल बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं जहां में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल द डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक्स इज मेड पॉसिबल बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, तो हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन ऑफ फूड में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। which acts as a catalyst to break down complex molecules into their simpler constituents. Similarly, enzymes responsible for chemical reactions in our body often make use of acid-base catalysis to speed up the process. ठीक, तो ये एसिड बेस कैटालिसिस एक वाइटल रोल प्ले करते हैं नेचुरल बायोकेमिकल प्रोसेसेस में। सबसे बड़ा एग्जांपल तो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेशन ऑफ फूड जो हमारे स्टमक के अंदर रहता है उसमें क्या होता है, HCl होते हैं, ठीक है, वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। ये एसिड बेस कैटालिसिस का रोल ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ एसिड बेस कैटालिसिस। तो देयर आर सेवरल एडवांटेजेस टू यूजिंग एसिड बेस कैटालिसिस। एसिड बेस कैटालिसिस के लिए बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जिसमें से कुछ मैंने यहाँ पे समरी किया है। चलिए, इट कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन विदाउट यूजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक, तो ऐसे रिएक्शंस के रेट को हम बढ़ा सकते हैं और हमें इसके लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। So this is important in many industrial processes where high temperature and pressures could be too expensive or dangerous. तो जनरली कैटलिस्ट का इंपॉर्टेंस भी ये है कि हमने नेक्स्ट बोला था हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो वहां में क्या होता है, हमें इनपुट को कम करना होता है, टेम्परेचर प्रेशर को हमें जनरली रिड्यूस करना होता है, कैटलिस्ट की जरूरत इसीलिए पड़ती है। ठीक, now second point क्या है, acid based catalysis can be used to create new products that could not be possible without using an acid or base. So it is also useful to create new products. For example, many pharmaceuticals are made using acid based catalysis. ठीक, third point क्या है, acid based catalysis can be used to improve the yield of a reaction, making it more efficient. तो नया प्रोडक्ट ही नहीं बनाएगा, ये क्या करता है, इस प्रोडक्ट की यील्ड को भी, यील्ड मतलब आप कह सकते हैं अमाउंट, ठीक, उसको भी इम्प्रूव करता है। मतलब अगर हम एसिड बेस कैटलिस्ट यूज नहीं किया है तो हमें यील्ड कम आएगी, 10% 20% आएगा। ठीक, बट अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस कैटलिस्ट, एसिड बेस कैटालिसिस हमने कराया तो उस केस में इनका प्रोडक्ट यील्ड बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस है एसिड बेस कैटालिसिस के। अब इस एडवांटेजेस है तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। ठीक, तो डिसएडवांटेजेस टू एसिड बेस कैटालिसिस, तो इसमें नंबर 1 क्या है, इट कैन समटाइम्स बी चैलेंजिंग टू कंट्रोल द रिएक्शन। ठीक, सो लीडिंग टू अनवांटेड साइड रिएक्शन, इसलिए कुछ साइड रिएक्शंस भी हमको मिल जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो एसिड बेस कैटालिसिस का एक सबसे बड़ा डिमेरिट ये है, डिसएडवांटेज ये है कि इट कैन समटाइम्स बी चैलेंजिंग टू कंट्रोल द रिएक्शन, मतलब ये हमारे बियॉन्ड द कंट्रोल हो जाता है और उस केस में क्या होता है कि कुछ अनवांटेड साइड रिएक्शन भी बन जाते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ एन एसिड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन कैन बी कोरोसिव, क्योंकि एसिड्स हैं तो कोरोसिव हो सकते हैं, मेकिंग देम डिफिकल्ट टू हैंडल एंड स्टोर। And acid-based catalysis often results in the formation of pollutants. तो ये pollutants के भी formation को generate करते हैं या create करते हैं। ठीक, तो ये कुछ disadvantages हैं कि ये हमारे beyond the control हो जाते हैं। एसिड है तो जनरली corrosive नेचर होते हैं, हमें इनको थोड़ा हैंडल करने में, थोड़ा स्टोर करने में थोड़ा हमें प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। ठीक, और ये फॉर्मेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स को भी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये था इनका कुछ डिसएडवांटेजेस। तो एसिड बेस कैटालिसिस क्या है, टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस है, इसमें हम रिएक्शन की रेट को कैसे बढ़ाते हैं, बाय द प्रेजेंस ऑफ एसिड और
बेस, या जहां में एसिड और बेस ही कैटलिस्ट का काम करेगा तो उसको बोलते हैं एसिड बेस कैटालिसिस। ठीक, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये दो कॉमन एग्जांपल है, या नाइट्रामीन का डिकम्पोजिशन OH के साथ। ठीक, अब इनके एडवांटेजेस एंड देन इनके डिसएडवांटेजेस, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से क्लियर है। ठीक, अब इनके मैकेनिज्म की अगर बात करें, so the mechanism of acid base catalyzed reaction is explained in terms of the Bronsted-Lowry concept। acid base चैप्टर में हम पढ़ते भी हैं Bronsted-Lowry concept। acid base का एक्चुअली 3 कॉन्सेप्ट होता है, एक Arrhenius, एक Bronsted-Lowry और थर्ड पढ़ते हैं Lewis। Bronsted और Lowry के हिसाब से क्या है, जो प्रोटॉन देगा, जो डोनर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड। ठीक, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, तो इनकी मैकेनिज्म भी इसी के हिसाब से चलती है, प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं या ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस एज one in which there is an initial transfer of proton from one an acidic catalyst to the reactant or from the reactant to a basic कैटलिस्ट। ठीक, तो इसमें क्या होता है, मैं जनरल मैकेनिज्म की बात करें एसिड बेस कैटालिसिस की, तो इसमें एक प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, कहां से, एसिडिक कैटलिस्ट से किसी रिएक्टेंट को, और फ्रॉम ए रिएक्टेंट टू ए बेसिक कैटलिस्ट, कोई बेसिक कैटलिस्ट बेस जो होते हैं उसमें जाएगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक, नाउ इन टर्म्स ऑफ लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस, the reaction entails sharing of an electron pair donated by a base catalyst or accepted by an acid catalyst। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया लुईस। तो लुईस ने क्या कहा था कि जो लोन पेयर देगा, लोन पेयर डोनर जो होते हैं, लुईस जो लोन पेयर डोनेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, बोलिए उनको क्या बोलते हैं, बेस, लुईस बेस कहते हैं। यस, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। ठीक, तो इन टर्म्स ऑफ ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, क्योंकि ओवरऑल हम एसिड बेस पढ़ रहे हैं, ये दिमाग में रखना है। ठीक, एसिड बेस के लिए फिलहाल हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट है, आरएनएस तो सिंपल है। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड लोरी के टर्म में बात करेंगे तो वहां में क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, H प्लस, प्रोटॉन जो देगा एसिड, जो लेगा वो बेस। तो वहां से क्या होता है, एसिडिक कैटलिस्ट में प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, वहां से किसको, रिएक्टेंट को, या फिर रिएक्टेंट से बेसिक कैटलिस्ट को। लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस की बात करेंगे तो जनरली यहाँ में क्या शेयर होगा, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय ए बेस कैटलिस्ट और एक्सेप्टेड बाय एन एसिड कैटलिस्ट। तो जो लोन पेयर लेगा उसको बोलते हैं लुईस एसिड, जो लोन पेयर देगा उसको बोलते हैं लुईस बेस। ठीक, so it is accepted that acid base catalysis involve a reversible acid base reaction between the substrate and catalyst। तो सीधा सीधा क्या है कि एसिड बेस रिएक्शन है इनके बीच में, सब्सट्रैक्ट और कैटलिस्ट के बीच में। ठीक है, अब इनको और डिटेल में समझते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, 2 नाम हो गया, एक एसिड कैटालिसिस और एक बेस कैटालिसिस। चलिए अब फर्स्ट पार्ट में ले रहे हैं एसिड कैटालिसिस। ठीक, तो चलिए फर्स्ट पार्ट में नंबर 1, एसिड कैटालिसिस इज एम्प्लॉयड इन ए लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल रिएक्शंस। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल रिएक्शंस, अमंग देम द कन्वर्जन ऑफ पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स टू गैसोलीन एंड रिलेटेड प्रोडक्ट। तो वहां पे हमें एसिड कैटालिसिस की जरूरत पड़ती है। Such reactions include decomposition of high molecular weight hydrocarbons, जिसको हम क्या बोलते हैं, और के पढ़ते हैं क्रैकिंग, यूजुअली एल्यूमिना सिलिका कैटलिस्ट, ये दोनों भी क्या है, ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड है। पॉलीमराइजेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये भी क्या है, ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड्स हैं। एंड आइसोमराइजेशन ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स यूजिंग एल्युमिनियम क्लोराइड और लुईस एसिड। ठीक, AlCl3, FeCl3, HF सल्फ्यूरिक एसिड्स, एल्यूमिना, Al2O3 सिलिका, तो ये सब जो नाम हम यूज करते थे रिएक्शंस में, बेसिकली दीज आर एसिड बेस कैटालिसिस।
ठीक, बट हम इस नाम से फेमिलियर नहीं थे अभी तक ये टॉपिक पढ़ने से पहले, बट हमने यूज किया है, इसको हम पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, क्लियर। तो सिंपल सिंपल इनकी मैकेनिज्म क्या है, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से या फिर लोइस एसिड के कॉन्सेप्ट है, मतलब प्रोटॉन देगा या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक, अब प्रोटॉन देगा कौन, तो एसिडिक कैटलिस्ट, क्योंकि एसिड जो होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, और बेस जो होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ये दिमाग में रखना है, उसी हिसाब से हमें लिख देना है। ठीक है, चलिए अब इनके एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो इन एसिड कैटलिस्ट द प्रोटॉन गिवन बाय ब्रॉन्स्टेड एसिड, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड वो होता है जो प्रोटॉन देगा, forms an intermediate complex with the reactant। ठीक, तो अब इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी अगर आप याद करिए तो वहां भी हमने क्या पढ़ा था कि A प्लस बी कैटलिस्ट C, देन प्रोडक्ट और कैटलिस्ट फिर हमको यहाँ से रीजनरेटेड। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्ट्स विद वन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट कंपाउंड, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ भी है। In acid catalyst, the proton given by the Bronsted acid forms an intermediate complex with the reactant। reactant के साथ react कर लेगा और एक intermediate बना देगा। फिर वहां में क्या पढ़ा था, ये intermediate या दूसरे से react करेगा और एक ही है तो decompose करेगा to form desired product and the catalyst is regenerated। ठीक, कुछ यहाँ भी वही है, which then reacts to give back the proton, क्योंकि कैटलिस्ट हमको वापस फिर मिलना है। ठीक, चलिए फॉर एग्जांपल द हाइड्रोसिस ऑफ एस्टर ऑकर्स इन द फॉलोइंग मैनर। तो एक रिएक्शन यहाँ में लेते हैं, तो रिएक्शन क्या है, कोई भी आप एस्टर ले लीजिए, CH3COO C2H5, इसके हाइड्रोसिस H, चलिए यहाँ पहले रिएक्शन लिखता हूँ H2O प्लस, किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, पहले लिखा हुआ था। तो जनरली क्या बनता है, एसिड, तो CH3COH प्लस अल्कोहल C2H5OH। अब इनकी मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए फर्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पे मैकेनिज्म कर लीजिए, मैकेनिज्म, तो CH3COO C2H5 ठीक प्लस H प्लस। ठीक, चलिए इसको समझने के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, नो डाउट ये एस्टर है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं, यहाँ में क्या है O लिख सकते हैं, और यहाँ में लिख देता हूँ C2H5। अब यहाँ से क्या है, प्रोटॉन, नो डाउट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वाला क्या होगा माइनस और ये वाला क्या होगा प्लस। ठीक, तो ये प्रोटॉन जो होगा हाइड्रोजन अब कहाँ में जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो ऐड कर दीजिए, तो CH3C, यहाँ में क्या बनेगा OH, फिर यहाँ में क्या आएगा O C2H5, और इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब ये कहां से आ रहा है, जो हमने कैटलिस्ट लिया हुआ है यहाँ पे, एसिड कैटलिस्ट लिया है वो प्रोटॉन हमें देगा। अब इसमें वाटर आएगा, तो देखिए वाटर के पास क्या, ऑक्सीजन, इनके पास लोन पेयर है हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक, मैंने वाटर को ऐसे रख दिया। अब इसके पास जब आएगा तो ये क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को दे देगा, तो यहाँ से ये ऐड हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ से ऐड कर दीजिए, तो CH3 अपनी जगह, ये हो गया OH, ये हो गया O C2H5, और इससे ऑक्सीजन यहाँ से ऐड हो जाएगा। देखिए ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन किसने दिया, ऑक्सीजन ने दिया है, कार्बन ने नहीं दिया, क्योंकि वो तो पॉजिटिव था, उसके पास इलेक्ट्रॉन तो था ही नहीं, इसलिए ये वाला ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा। चलिए अब यहाँ से नो डाउट ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसलिए यहाँ पे H प्लस ये वापस निकाल देगा क्योंकि इसने दूसरे का लिया था, तो ये बन जाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड, और फिर यहाँ से बन जाएगा C2H5OH, यानी जो प्रोडक्ट बनना था वो हमको यहाँ से बन गया। ठीक, तो
फर्स्ट स्टेप पे क्या है कि ये प्रोटॉन अटैक करेगा ऑक्सीजन के पास, OH लगा दीजिए, कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। फिर वाटर जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये कार्बन से जुड़ जाएगा और इस ऑक्सीजन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये ले गया, वाटर यहाँ से निकल गया, ठीक। और ये जो हाइड्रोजन ले आया फिर वो यहाँ से वापस, मतलब ये बॉन्ड टूट जाएगा C2H5OH, ठीक है। और जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा वो चला जाएगा आपको इसके पास C2H5OH के पास, तो ये बन जाएगा अल्कोहल, ये बन जाएगा एसिड, ठीक। तो जो एसिड हमने कैटलिस्ट से हमें यूज किया था वो हमें फिर वापस रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। In base catalysis, the OH ion or any Bronsted base accepts a proton from the reactant to form an intermediate complex, which then reacts or decomposes to regenerate the OH ion or Bronsted base. तो यहाँ पे कुछ वही है, बस अंतर है कि हमें क्या बेस कैटेलिसिस लिया है, तो बेस जनरली वो होते हैं जो हमें OH ion देंगे। फॉर एग्जाम्पल, in presence of OH ion, the decomposition of nitroamine can be shown as the reaction है। चलिए इसके मैग्नीशियम की बात करेंगे तो यहाँ से NH, चलिए NH2 है, इसको ऐसे लिखता हूँ NO2, ठीक। ये नाइट्रा एमीन। अब इस पे क्या आएगा, पहले बेस OH आयन रिएक्ट करेगा, फिर भी ऊपर देखिए लिखा हुआ है फ्रॉम द रिएक्टेंट एक्सेप्ट्स ए प्रोटॉन। तो अब इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दीजिए, तो NH2 है, ठीक। NH2 में से एक हाइड्रोजन हमें यहाँ से हटा देना है, प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन कहाँ में जाएगा, प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस के पास, तो क्या बना देगा, वाटर बन गया। और इसके पास अब क्या बचेगा, NH NO2, इस पे क्या आएगा, माइनस, क्योंकि इसने एक प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब इसलिए वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक। अब फिर ये यहाँ से क्या हो जाता है, डिकम्पोज कर जाएगा, ये बना देगा N2O प्लस OH माइनस, तो फिर से हमको बेस कैटलिस्ट वापस मिल गया, ठीक। और अगर इसी रिएक्शन को हम एसीटेट के प्रेजेंस में कराएं, मतलब अदर बेस की अब बात करें, एसीटेट आयन आप ले लेकर यहाँ से देखिए, अभी भी यहाँ से एक प्रोटॉन यहाँ में आएगा, यहाँ से क्या आएगा, प्रोटॉन। चलिए एसीटेट में जब हाइड्रोजन डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, और यहाँ से क्या बनेगा, NH NO2 माइनस, ठीक। और ये फिर यहाँ से डिकम्पोज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा N2O प्लस OH माइनस, क्लियर, ठीक। चलिए अब ये OH आयन एसिटिक एसिड से रिएक्ट कर लेगा, तो यहाँ से हमको दे देगा OH आयन प्लस एसिटिक एसिड, तो जो हमारा बेस कैटलिस्ट था एसीटेट आयन फिर से हमको मिल गया, ठीक। और दूसरा प्रोडक्ट क्या था, वाटर, वो भी हमको मिल गया। तो अगर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कराएंगे तो ये मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ अदर बेस कैटलिस्ट की बात करें, मतलब एसीटेट आयन अगर आप लेंगे तो भी कहानी वही है कि प्रोटॉन यहाँ से यहाँ आएगा, एक प्रोटॉन यहाँ डालेंगे तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, ठीक। फिर ये डिकम्पोज होगा इंटरमीडिएट, तो हमको क्या बना देगा, एक प्रोडक्ट N2O और ये OH आयन। अब OH आयन रिएक्ट करेगा किससे, एसिटिक एसिड से, तो ये बना देगा बेस कैटलिस्ट एसीटेट और दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बेस कैटलिसिस की एक मैकेनिज्म थी समझने के लिए, ठीक है। तो एसिड बेस कैटलिसिस, तो ये क्या होते हैं, इनका मेरिट क्या है, इनका डिमेरिट क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इनके मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एसिड बेस कैटलिसिस, ठीक। तो ये इस टॉपिक के साथ ही ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो जो स्पेशली बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, मेजर वाले, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने इस पूरे चैप्टर में होमोजेनियस हेटेरोजेनियस कैटलिसिस, उनकी थ्योरी, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, एडजॉर्प्शन थ्योरी, ठीक, एंजाइम कैटलिस्ट क्या है, उनके फैक्टर्स क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, ऑप्टिमम प्रेशर क्या है, ऑप्टिमम पीएच क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में, माइकल मेंटन इक्वेशंस, ठीक, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शंस, और देन आज का जो टॉपिक था एसिड बेस
कैटेलिसिस। तो ये पूरा आपका एज पर सिलेबस 100% टॉपिक यहाँ पे मैंने कवर किया हुआ है विद नोट्स विद न्यूमेरिकल्स। ओके, सो आई होप कि आपको ये सब टॉपिक जो भी यहाँ पे डिस्कस किया है आप प्लेलिस्ट में जाइए, कैटेलिसिस के देखिए, आपको मिल जाएगा। ठीक, तो सरफेस केमिस्ट्री का भी ऑलरेडी है और कैटेलिसिस चैप्टर भी हमारा यहाँ में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल पे आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक, बाकी अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। क्लास 11-12 वालों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय जय।